तो चलिए जी, आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अच्छी तरीका से एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में देखेंगे भारत के भूगोल को। किसको देखने वाले हैं? याद रखिए, भारत के भूगोल की क्लास को देखने वाले हैं, यानी कि कहने का मतलब इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को। और याद रखिए, इसका जो क्लास चलेगा हमेशा याद रखिएगा चैप्टर वाइज क्लास चलेगा। कैसा क्लास चलेगा जी? याद रखिए, चैप्टर वाइज क्लास चलेगा। चैप्टर वाइज क्लास चलेगा। आप लोग को देखिएगा, आप लोग को YouTube पर देख लीजिएगा, ऐसा क्लास कभी नहीं मिलेगा, ऐसा क्लास कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग देख लीजिएगा, पूरा YouTube पूरा YouTube में देख लीजिएगा, ठीक है? ऐसा क्लास कभी मिल ही नहीं सकता है। तो सभी लोग क्या करेंगे, पहले क्लास को शेयर कर देंगे, फिर क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे जोरदार तरीका से, फिर क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से, देख सकते हैं आप लोग पीडीएफ है जो किस प्रकार से, आप लोग खुद भी देख सकते हैं किस प्रकार से पीडीएफ है जो, ठीक है? थोड़ा सा जूम करके पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, ये छोटा छोटा जनाता, लेकिन थोड़ा सा जूम करके पढ़ाएंगे, ठीक है? तो सब लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। भारत के भूगोल क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसमें भी याद रखिएगा, भारत के भूगोल में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, याद रखिएगा, भारत के भूगोल में भी याद रखिएगा भारत की स्थिति एवं विस्तार को पढ़ेंगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार को पढ़ने वाले, ठीक है? तो सभी लोग क्या करेंगे, जोरदार तरीका से क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है? जोरदार तरीका से क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास को क्या करते हैं जी, शुरू करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, रुक जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है? ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीका से दिखाई दे सके, ताकि आप लोग को याद रखिए प्रॉपर तरीका से क्या दिखाई दे सके, ठीक है? चलिए, बिल्कुल इतना दिखाई देगा, ठीक है? आप लोग को बिल्कुल इतना में दिखाई देगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या करा है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो हमेशा रखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए, ठीक है? याद रखिए, पूछा जाएगा एग्जाम में आप लोग से कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है, तो हमेशा क्या लगाइएगा, ये लगा दीजिएगा, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा 8 मिनट 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 मिनट 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर तक है। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है? देखिएगा अगला पॉइंट यहाँ पर क्या करा है, कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत है जो किस गोलार्ध में स्थित है जी, तो हमेशा याद रखिएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत है, याद रखिएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा भारत है, याद रखिएगा उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या करा है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है जी, याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में है, ठीक है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो कहां स्थित है, याद रखिएगा गुजरात में स्थित है, ठीक है? आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या करा है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम नोक क्या कहलाता है। बताइए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम नोक क्या कहलाता है? केप कोमोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? केप कोमोरिन कहते हैं। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए, ये आप लोग क्या कीजिएगा जी, याद रखिए। सेशन को लाइक करेंगे, अगर अच्छा लग रहा होगा क्लास तो सेशन को क्या करेंगे जी, आप लोग लाइक करेंगे। और याद रखिएगा केप कोमोरिन के ही याद रखिए कन्याकुमारी, याद रखिए कन्याकुमारी भी दिया जा सकता है, कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए, ठीक है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, याद रखिए इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट है जो याद रखिए ग्रेट निकोबार में स्थित है, लेकिन केप कोमोरिन याद रखिए तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां स्थित है, याद रखिए तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है? ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं जी। अगला पॉइंट क्या करा, सब लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चंस मिलेगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। बताइएगा भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन है जी, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, याद रखिए इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा अगला पॉइंट क्या करा है।
सब लोग क्या करेंगे, अगले पॉइंट पर ध्यान देंगे। अगला पॉइंट पर आप लोग क्या करेंगे जी, ध्यान देंगे। अगला पॉइंट यहां पर कह रहा है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग के भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या कहलाता है, याद रखिए इंदिरा कौल कहलाता है। क्या कहलाता है, याद रखिए इंदिरा कौल कहलाता है, हमेशा याद रखिएगा। अगला पॉइंट आप लोग के सामने है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां स्थित है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहां स्थित है, याद रखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, याद रखिएगा। ये इंदिरा कॉलेज याद रखिए लद्दाख में स्थित है। कहां स्थित है, याद रखिए लद्दाख में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, याद रखिएगा 2.4% है। कितना प्रतिशत है जी, याद रखिएगा 2.4% है। यह हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, यह हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्या पॉइंट क्या कह रहा है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कैमा स्थान है जी, याद रखिएगा 7वां स्थान हो जाएगा। कैमा स्थान हो जाएगा, तथा के 7वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन क्लास भी है। याद रखिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट भी है और बहुत ही बेहतरीन याद रखिए क्लास भी है। देखिएगा क्या कर रहा है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। भारत है जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा 7वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर याद रखिए रूस है। पहले स्थान पर कौन है जी, याद रखिए रूस है। दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर याद रखिए अमेरिका, पांचवें पर याद रखिए ब्राजील और छठे पर याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद याद रखिए भारत आता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद याद रखिए भारत आता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है जी। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है, याद रखिए 17.5% याद रखिएगा भारत में ही निवास करता है। 17.5% ही याद रखिएगा भारत में निवास करता है। और याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या क्या भी लोग बताइएगा, जनसंख्या की दृष्टि से बताइएगा सबसे अधिक देश यानी कि किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या है, यानी कि किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या है। लेकिन अभी वर्तमान में पूछ दिया जाए, जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जाएगा ना, 2011 के अनुसार पूछा जाएगा तो याद रखिए चीन हो जाएगा। 2011 के अनुसार पूछा जाएगा तो चीन बताइएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर पूछ दिया जाए तो याद रखिए वर्तमान में हो जाएगा भारत। याद रखिए चीन को भी पछाड़ कर आगे बढ़ गया भारत। याद रखिएगा चीन को भी पछाड़ कर याद रखिए भारत आगे बढ़ गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है जी, याद रखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,000 देखिएगा 263 वर्ग किलोमीटर है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या करा जो। सब लोग क्या कीजिएगा, अंत तक क्लास में बने रहिएगा। इन क्लास को छोड़कर मत जाना, ठीक है। क्लास को आप लोग को छोड़कर नहीं जाना है, अंत तक क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा अगला पॉइंट क्या कह रहा है जो, यहां पर अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है जी, याद रखिए उत्तर से दक्षिण तक की बात किया जाए तो रखिए 3,214 किलोमीटर है। 3,214 किलोमीटर है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है, याद रखिए 2933 किलोमीटर है। याद रखिएगा 2933 किलोमीटर है। ये सबको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। लेकिन आप लोग से पूछा जा सकता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है। स्थल सीमा की जो लंबाई है भारत की कितना है जी, याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर। याद रखिए 15,200 किलोमीटर याद रखिएगा स्थल सीमा की लंबाई है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या करा, अगला पॉइंट यहां पर कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो बताइए भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की जो लंबाई है याद रखिए 61 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, याद रखिएगा 6100 किलोमीटर है, हमेशा याद रखिएगा। और याद रखिए कितने राज्यों से लगता है, तो रखिए 9 राज्य हो जाएगा, ठीक है। 9 राज्य लगाइएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या करा है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की जो लंबाई हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट करा है कि भारत का दूर दक्षिण भाग या भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। यानी कि भारत का जो दूर है यानी कि दक्षिणी जो भाग है बताइएगा भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, याद रखिए 876 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि दक्षिणी जो धुरी है यानी कि दक्षिणी जो बिंदु है याद रखिएगा, यानी कि
याद रखिएगा भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है जी, याद रखिएगा 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर है। भारत के कितने राज्य है जो समुद्र तट रेखा पर है, याद रखिए 9 राज्य, अभी बताए थे आप लोग को। याद रखिए 9 राज्य, याद रखिए समुद्र तट रेखा पर है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जी। अगले पॉइंट का क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आप लोग को सोल्व कराया जाएगा। देखिएगा क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। भारत में है जो कितने राज्य है जो तट रेखा से लगे हैं जी, याद रखिए 9 राज्य हैं, याद रखिए तट रेखा से लगे हैं। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। और याद रखना चाहते हैं 9 राज्य का, तो देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है भारत में 9 समुद्री तट राज्य हैं, जिसमें से गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये 9 राज्य को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या करा, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत की किस राज्य की तट रेखा है जो सबसे लंबी है जी, याद रखिएगा हमेशा गुजरात की हो जाएगा। किसका हो जाएगा, याद रखिएगा गुजरात राज्य की तट रेखा हमेशा रखिएगा सबसे लंबी है। गुजरात राज्य की तट रेखा हमेशा रखिएगा सबसे लंबी तट रेखा। ये बिल्कुल आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए। लेकिन आप लोग से क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा क्वेश्चंस में कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो अभी बताएंगे गुजरात राज्य की। याद रखिए गुजरात आप लोग क्या कीजिएगा, लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा, अगले पॉइंट पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अगले पॉइंट पर क्या करेंगे जी, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा है, जो यहां पर देखिए अगला पॉइंट करा है कि किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, याद रखिए किस राज्य की हो जाएगी जी, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, याद रखिए आंध्र प्रदेश की। लेकिन यहां पर गुजरात होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन यहां पर देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। यहां देखिएगा ऑप्शन के अनुसार बोल रहा है आंध्र प्रदेश, लेकिन हो जाएगा कौन, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हो जाएगा कौन, सर्वाधिक में गुजरात हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार याद रखिएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरा ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। गुजरात राज्य की तट रेखा जो क्या है, सबसे लंबी है, ठीक है। संदर्भ में दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का आता है। दूसरा स्थान किसका आता है जी, याद रखिए आंध्र प्रदेश का आता है, ठीक है। इसलिए गुजरात ना होने के कारण याद रखिए उत्तर आंध्र प्रदेश ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा ये बात सही है, मेरा बात ही कहा गया है, ठीक है। देखिएगा क्या करा, यहां पर कह रहा है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है, याद रखिए सबसे छोटी की बात किया जा रहा है, याद रखिए गोवा हो जाएगा। गोवा की तट रेखा हमेशा रखिए सबसे छोटी है। गोवा की जो तट रेखा जी हमेशा रखिए सबसे छोटी है, ठीक है। और याद रखिए सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी याद रखिए गोवा ही होगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा कर्क रेखा है जो याद रखिए भारत के मध्य से, कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आगे ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है जी। कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हमेशा याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, तो सेशन को आप लोग लाइक करेंगे जी, ठीक है। सेशन को लाइक करेंगे और क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देंगे ताकि दोस्त लोग भी फायदा उठा सकें, ठीक है। देखिए कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक तो ट्रिक आप लोग जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, याद रखिएगा कर्क रेखा भारत से गुजरने वाली यानी कि किन किन राज्यों से गुजरता है उसका ट्रिक है, याद रखिएगा मित्र पर क्या, गमछा झार, ठीक है। ये ट्रिक को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है जो निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, याद रखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है जी, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती है, बिहार से भी नहीं गुजरती है, याद रखिए झारखंड से होकर गुजरती है। याद रखिए कर्क रेखा निम्न राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिए झारखंड से होकर गुजरती है। और झारखंड के पता है झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है, झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। ये भी आप लोग को क्या कीजिएगा, याद रखिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा, सब लोग ध्यान दीजिए, सभी लोग क्या करेंगे जी, ध्यान देंगे। यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन से भी रिवाइज कराया जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, याद रखिए मणिपुर है, याद रखिए कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में याद रखिए मणिपुर हो जाएगा।
जाएगा, ऑप्शन के अनुसार याद रखिएगा मणिपुर हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा, सब लोग आगे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट आप लोग के सामने ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, जो यहां पर कर रहा है कि निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। निम्नांकित नगरों में कौन है जो कर्क रेखा के निकटतम स्थित है, ठीक है, याद रखिए गांधीनगर हो जाएगा। गांधीनगर याद रखिएगा कर्क रेखा के याद रखिए निकटतम स्थित है, ये आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। गांधीनगर याद रखिएगा, गांधीनगर है जो याद रखिए कर्क रेखा के निकटतम स्थित है, नगर है जो कर्क रेखा के निकटतम स्थित है, ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जो सभी लोग यहाँ पर ध्यान देना, सेशन को लाइक करेंगे जी और क्लास को शेयर करेंगे। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते लगते हैं। देखिएगा क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है जी, याद रखिएगा पंबन चैनल। कौन अलग करता है, देखिए पंबन चैनल अलग करता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, यहां पर अगला पॉइंट करा है कि आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है। आदम का जो पुल है किन देशों के मध्य स्थित है, याद रखिए भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आदम का जो पुल है याद रखिए भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ये आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट यहां पर क्या करा है, डंकन पास किनके बीच स्थित है। डंकन जो पास है वो किनके बीच स्थित है जी, याद रखिए दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। डंकन जो पास है किसके बीच स्थित है, याद रखिए दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे क्या करा, सब लोग आगे ध्यान दीजिएगा। सब लोग क्या करेंगे, आगे ध्यान देंगे, ठीक है। बोल रहे हैं आप लोग को ऐसा क्लास आप लोग को पूरा YouTube पर नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरा YouTube पर आप लोग को ऐसा क्लास नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चैनल को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक भी कर लेंगे, ठीक है। क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि द्वीप, एक द्वीप है। द्वीप एक क्या है, द्वीप है, वह कहाँ स्थित है, द्वीप है जो क्या है, द्वीप है, ये कहाँ स्थित है जी, गुजरात के तट पर स्थित है। याद रखिए गुजरात के तट पर स्थित है। आगे देखिए श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है, बताइए श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है, याद रखिए मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी याद रखिए श्रीलंका को भारत से अलग करती है, ये हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है, याद रखिए मन्नार की खाड़ी अलग करती है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या करा है, यहां पर अगला पॉइंट कर रहा है कि भारत कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, यानी कि भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है जी, याद रखिए प्रायद्वीपीय पठार है, याद रखिएगा सबसे प्राचीनतम पठार माना जाता है। यह हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार है, याद रखिए सबसे प्राचीनतम पठार माना जाता है। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है, यहां पर कह रहा है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। बताइए भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जानते हैं जी, याद रखिएगा किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सवाल, याद रखिएगा ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सवाल, तो ध्यान दीजिएगा। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सवाल जी, तो सब लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं और देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या करा है। यहां पर कह रहा है पूर्वी तट मैदान का एक अन्य नाम क्या है, पूर्वी तट मैदान का एक अन्य नाम क्या होगा जी, याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, कोरोमंडल तट हो जाएगा। याद रखिए कोरोमंडल तटीय मैदान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा, सी बिल्कुल सही उत्तर गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा, जो देखिए अगला पॉइंट है, ठीक है। आगे देखिएगा पॉइंट है, ठीक है। यहां पर अगला पॉइंट क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो हमेशा देखिए कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, देखिए कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और देखिएगा ये बार बार एग्जाम में आ चुका है सवाल जी, याद रखिए बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सवाल, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, यहां पर कह रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है जी, याद मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, याद मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, याद रखिए प्रवाल से हुई है। किससे हुई है, याद रखिए प्रवाल से हुई है, हमेशा रखिएगा। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार की हुई है, याद रखिए प्रवाल से हुई है। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या करा है, यहाँ पर अगला पॉइंट करा कि न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है, याद रखिए बंगाल की खाड़ी में, याद रखिए न्यूमूर द्वीप स्थित है। हमेशा याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में
न्यूमूर द्वीप स्थित है। आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, सेशन को आप लोग लाइक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहां पर कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है, बताइएगा। लक्षद्वीप जो समूह है वो कहां स्थित है जी, याद रखिएगा अरब सागर में स्थित है। याद रखिएगा अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है, याद रखिएगा अरब सागर में स्थित है, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है, याद रखिएगा अरब सागर में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा इस क्लास से आप लोग प्रॉपर तरीका से याद रखिए एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। प्रॉपर तरीका से याद रखिए एग्जाम की आप लोग को तैयारी हो जाएगा जी। अभी तक सिलेबस जिनको भी खत्म नहीं हुआ याद रखिएगा, इस क्लास के माध्यम से आप लोग सिलेबस खत्म कर सकते हैं। इस क्लास के माध्यम से याद रखिएगा आप लोग क्या कर सकते हैं, सिलेबस खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, और सेशन में आप लोग जो कमेंट में आप लोग को जरूर बताना है कि सेशन कैसा लग रहा है जो, ठीक है। देखिएगा क्या करा है कि लक्षद्वीपों समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है जी। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना है, याद रखिए 36 हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह में याद रखिए द्वीपों की जो संख्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला पॉइंट क्या करा है, 10 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है। 10 डिग्री जो चैनल है वो किनके मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है, याद रखिए छोटा अंडमान और कार निकोबार के द्वीप कार निकोबार के द्वीप स्थित है। 10 डिग्री चैनल याद रखिए किनके मध्य स्थित है, याद रखिए छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगला पॉइंट आप लोग के सामने क्या करें कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है जी, याद रखिए रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। याद रखिए रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, और बहुत बार सवाल आ चुका है एग्जाम में, तो सभी लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सभी लोग क्या करेंगे जी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, देखिएगा यहां पर क्या बताया गया है। यहां पर कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण याद रखिए रेड क्लिफ ने किया था। किसने किया था, तो रखिए रेड क्लिफ ने किया था। इसलिए इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं जी, बताइए। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिए मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा कौन सी रेखा, याद रखिए मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। मैकमोहन रेखा कहते हैं, ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सवाल, ये जो सवाल आया है याद रखिए बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो सब लोग ध्यान देंगे। यहां पर क्या करा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है कौन सी रेखा, याद रखिए मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है जी, याद रखिए मैकमोहन रेखा सीमा है। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिएगा ध्यान देंगे, यहाँ पर ज्ञान की बातें दिया गया है। क्या करा है कि भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था। किसने किया था, देखिएगा मैकमोहन ने किया था। इसलिए इसे मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे याद रखिएगा मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, सब लोग अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, यहाँ पर अगला पॉइंट कह रहा है कि देखिएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, याद रखिए डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा के नाम से, याद रखिए डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए ज्ञान की बातें जान लीजिएगा कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण याद रखिए डुरंड ने किया था। किसने किया था, याद रखिए डुरंड ने किया था। इसलिए इस रेखा का नाम डुरंड रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस रेखा का नाम क्या रखा गया है, डुरंड रेखा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, यहाँ देखिएगा कॉलम में दिया हुआ है, यहाँ पर कॉलम में दिया हुआ है। इसकी शॉर्ट तरीका से अति कर सकते हैं। देखिएगा सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य, सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य है। देखिएगा पाकिस्तान के साथ देखिए 4 राज्य सीमा पर अवस्थित है। देखिए गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यानी कि 4 राज्य जो याद रखिए पाकिस्तान के साथ लगता है। चीन के साथ याद रखिएगा जम्मू कश्मीर लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है 5 राज्य, सिक्किम लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, याद रखिएगा। नेपाल के साथ याद रखिए 5 राज्य लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, बिहार लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है और सिक्किम लगता है। सबसे ज्यादा याद रखिए नेपाल में बिहार लगता है। सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य का लगता है, तो बिहार का लगता है, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं। अगला क्या करा है, भूटान के साथ याद रखिए 4 लगता है, ठीक है, 4 राज्यों की सीमा लगता है। भूटान के साथ याद रखिएगा 4 राज्यों के साथ सीमा लगता है। सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। बांग्लादेश के साथ याद रखिए 5 राज्यों की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो जाएगा।
ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ भारत की राज्यों की जो सीमा लगता है, कितना किलोमीटर की सीमा लगता है, याद रखिए 4096 किलोमीटर की सीमा लगता है। 4096 किलोमीटर की सीमा लगता है, ठीक है। और याद रखिए सर्वाधिक सीमा याद रखिए पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। सर्वाधिक सीमा याद रखिए पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, ठीक है। म्यांमार के साथ याद रखिएगा 4 राज्यों की सीमा लगता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ जो कि सबसे कम सीमा लगता है, किसके साथ, याद रखिए अफगानिस्तान के साथ। और कौन लगता है, जम्मू कश्मीर, जिसको पीओक्यू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पीओक्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। कितने किलोमीटर की सीमा लगता है, तो देखिए 106 किलोमीटर की सीमा लगता है। 106 किलोमीटर की सीमा लगता है। तो ये सबको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा है यहाँ पर आप लोग को आगे ध्यान देना है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, बताइए इनमें से किस राज्य की सीमा है जो बांग्लादेश के नहीं लगती है। याद रखिए मणिपुर की सीमा याद रखिए बांग्लादेश से नहीं लगती है। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या करा है। यहाँ पर अगले पॉइंट पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, ज्ञान की बात में देखिए बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों इस प्रकार है। आप लोग को तो बता ही दिए, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। मणिपुर पता होनी चाहिए कि मणिपुर भेज याद रखिए म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो बताइएगा। तो याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है, जो आगे से लोग को ध्यान देना है। सेशन को आप लोग लाइक करते रहिए जी, जो भी सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं लाइक करते रहिए, ठीक है। आप चैनल को भी रुक जाएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा हो क्लास तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला क्या करा, जो आगे यहाँ पर क्या करा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर क्या करा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारत बांग्लादेश की सीमा विवाद समाप्त है। भारत बांग्लादेश की सीमा विवाद समाप्त, देखिएगा बांग्लादेश के साथ 41 वर्ष पुराना सीमा विवाद का समाधान करते हुए संसद ने 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियों व भूमि क्षेत्रों के आदान प्रदान को स्वीकृति देने वाले 119वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की। इसके द्वारा 1974 में हुए भारत बांग्लादेश सीमा समझौता को लागू किया जाएगा। याद रखिए लागू किया गया जाएगा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा भारत को प्राप्त क्षेत्र याद रखिएगा भारत को कितना क्षेत्र मिला था, पश्चिम बंगाल की याद रखिए 2398 किलोमीटर, याद रखिए मेघालय याद रखिए 240 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, और याद रखिए त्रिपुरा याद रखिए 138 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा बांग्लादेश को प्राप्त क्षेत्र कितना बांग्लादेश को प्राप्त मिला है जी, पश्चिम बंगाल में याद रखिए 1957 किलोमीटर मिला, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये सबको याद नहीं रखना, उतना बार इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उतना बार इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वन लाइनर पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पर क्या करा, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, याद रखिए अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितना किलोमीटर लगती है, कितना किलोमीटर लगती है जी, याद रखिए 106 किलोमीटर लगती है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या करा है, अगला पॉइंट क्या करा सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या रहा है कि भारत का, रुक जाइएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिए राजस्थान हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल कितना है जी, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है, याद रखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। याद रखिए क्षेत्रफल की में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, याद रखिए राजस्थान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा है सब लोग आगे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या करा सब लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा अगला पॉइंट कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य याद रखिएगा गोवा हो जाएगा। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है जी, याद रखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है जी, याद रखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करा है, भारतीय मानक समय यानी कि ओडीआई एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी में अंतर क्या है, 5.5 घंटा के अंतर है, ठीक है। ऑप्शन क्या था यहाँ पर भी बिल्कुल सही उत्तर गया। इस प्रकार से सवाल आता है, ठीक है, देखिएगा ये सब आया हुआ सवाल है, ठीक है, ये सब आया हुआ सवाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करें सब लोग ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आगे क्या करा। अगला पॉइंट पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग, क्या करेंगे जी, अगले पॉइंट पर ध्यान देंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या करा है कि देखिएगा कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से के साथ है। याद रखिए बांग्लादेश के साथ है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है जी। याद रखिए गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। आगे देखिएगा शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। देखिए कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। अगला पॉइंट देखिएगा भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है जी। याद रखिएगा 12 समुद्री मील दूरी तक है। हमेशा याद रखिएगा भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है जी। याद रखिएगा 12 समुद्री मील दूरी तक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। आप लोग देखिएगा भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है जी। तरके चिक्का छोड़ेगा जो कि गुजरात का जिला है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, तरके 45,652 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कर भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है। याद रखिए 28 राज्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मिस्टेक हो गया, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखने वाले को मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है। देखिए राजस्थान में थार मरुभूमि स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत का सबसे छोटा जिला कौन है जी। देखिए माहे जिला हो जाएगा जो कि 9 किलोमीटर है और कहाँ स्थित है, देखिए पुडुचेरी में। ठीक है, आगे देखिएगा सरकरी कहाँ स्थित है। देखिए गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर स्थित है। याद रखिए सरकरी कहाँ स्थित है, देखिए गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा क्रीक किसे कहते हैं, क्रीक किसे कहते हैं जी। देखिए महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग को। याद रखिए महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण भाग को याद रखिएगा क्या कहते हैं, क्रीक कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा ऐसे रहता है भारत, देखिएगा ऐसे ऐसे है ना जी। तो ये देखो देखिएगा आप लोग थोड़ा सा प्रॉपर तरीका से बताते हैं, प्रॉपर तरीका से अच्छा से बताते हैं। देखिएगा भारत जैसे ऐसे है, कहीं पर देखिएगा गड्ढा हो जाएगा, कहीं पर ऐसे हो जाएगा गड्ढा हो जाएगा। तो इसी को देखिएगा यहाँ पर इसी को कहा जाता है संकीर्ण कहा जाता है, क्रीक कहा जाता है इसी को। देखिएगा यहाँ पर समुद्र रहेगा, समुद्र का पानी यहाँ पर हिल सकता है कि नहीं, हिल सकता है। याद रखिए इसी को क्रीक कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है देखिएगा सब लोग अगले पॉइंट का। ठीक है, सेशन को आप लोग लाइक नहीं लेकिन करते, ये बात है। सेशन को देख लिए आप लोग लाइक नहीं करते। देखिएगा यहाँ पर क्या करा है, पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई बता रहा है। देखिए पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई, देखिए इधर देश का नाम है, देखिएगा यहाँ सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ याद रखिए 4096 किलोमीटर की सीमा लगता है। चीन के साथ याद रखिएगा 3488 किलोमीटर की सीमा लगता है। पाकिस्तान के साथ याद रखिएगा 3323 किलोमीटर की सीमा लगता है। नेपाल के साथ याद रखिएगा 1751 किलोमीटर की सीमा लगता है। म्यांमार के साथ याद रखिएगा 1643 किलोमीटर की सीमा लगता है। भूटान के साथ याद रखिएगा 1699 किलोमीटर की सीमा लगता है। और सबसे कम सीमा देखिएगा अफगानिस्तान के साथ लगता है। सबसे कम जो सीमा लगता है याद रखिएगा किसके साथ, याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ लगता है 106 किलोमीटर। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला पॉइंट यहाँ पर क्या करा है। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या करा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट करा केरल का कुटानाड या कुटानाडु क्यों प्रसिद्ध है। यानी कि केरल का कुटानाड या कुटानाडु क्यों प्रसिद्ध है जी। यह देखिएगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होने के कारण। देखिएगा आप लोगों को पढ़ाए सुबह की क्लास में, आप लोगों को पढ़ाए थे केरल का कुटानाड क्यों प्रसिद्ध है। याद रखिए भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होने के कारण ये क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिएगा केरल की स्थिति कुटानाड समुद्र तट से लगभग 1.5 से 2 मीटर नीचे है। ठीक है, समुद्र तट से कितना मीटर नीचे है, याद रखिए 1.5 से 2 मीटर नीचे है। इसलिए याद रखिएगा इसे कुटानाड प्रसिद्ध है, ये इसलिए याद रखिए केरल का कुटानाड है जो क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है, मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन है। याद रखिए मुंबई। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन है, याद रखिए मुंबई हो जाएगा। आगे देखिएगा पाक स्ट्रेट जिसको पाक जलड मरुमध्य बोलते हैं, किस राज्य से सबसे नजदीक है, याद रखिए तमिलनाडु से। पाक जलड मरुमध्य किस राज्य से सबसे नजदीक है जी, याद रखिए तमिलनाडु राज्य से। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है। देखिएगा गंगा मैदान को, गंगा मैदान को याद रखिएगा भारत का हृदय स्थल माना जाता है। ये हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा एग्जाम में सब पूछा जाता है क्वेश्चंस, ये सब याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या करा जो
यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? याद रखिए 11% है जो पर्वतीय है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत की कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? याद रखिए 43% है जो मैदानी है, हमेशा याद रखिए, ठीक है। अगला चैप्टर आ गया भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा भूगोल में दूसरा चैप्टर आ गया है भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो सभी लोग पहले क्या करेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे। इसको शुरू करने से पहले सेशन को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, फिर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग को फीडबैक जरूर देना है। फीडबैक आप लोग को जरूर देना है कि कैसा क्लास लग रहा है। फीडबैक आप लोग को जरूर देना है कि कैसा लग रहा है क्लास, जो ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक देते हैं तो हम याद रखिए हमें अंदर से क्या होता है, मोटिवेशन आता है, ठीक है, मोटिवेशन आता है और मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लग रहा है क्लास, जो ठीक है, और सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए तो भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखिएगा भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है जी, बताइएगा भारत का कौन सा पर्वत है जो सबसे नवीनतम पर्वत माना जाता है? याद रखिए हिमालय है जो याद रखिए सबसे नवीनतम पर्वत माना जाता है। आगे देखिएगा भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? याद रखिए कंचनजंगा। याद रखिए भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? याद रखिए कंचनजंगा, जो कहां स्थित है? याद रखिए सिक्किम राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? याद रखिए सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या करा है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है जी? याद रखिएगा K2 यानी कि गॉड ऑस्टिन है, जिसको क्या बोलते हैं, गॉड ऑस्टिन बोलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है जी? रखिएगा K2 यानी कि गॉड ऑस्टिन हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आगे क्या करा, सब लोग क्या करेंगे, आगे ध्यान देंगे। यहां पर आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। देखिए क्या करा यहाँ पर, करा ज्ञान की बातें हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 जो है काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। किस श्रेणी पर? याद रखिए काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है जी? याद रखिए 8611 मीटर। और K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। याद रखिए K2 है जो याद रखिए पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिए। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंहति से हुई है? हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है किस भूसंहति से हुई है? याद रखिए टेथिस सागर से। याद रखिए टेथिस सागर से हुई है। किस सागर से? याद रखिए टेथिस सागर से हुई है। अगला पॉइंट देखिएगा, हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? हिमालय के पाद जो प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए शिवालिक के नाम से। याद रखिए किस नाम से? याद रखिए शिवालिक के नाम से। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या करा है, हिमालय में हिम रेखा कहां मिलती है? बताइएगा हिमालय में हिम रेखा कहां मिलती है जी? तो हमेशा याद रखिए 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। याद रखिए 4500 से याद रखिए 6000 मीटर पश्चिम में, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। देखिएगा आगे क्या करा सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आगे कह रहा है कि हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण या अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा दून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी? याद रखिएगा दून के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, प्रॉपर तरीका से जान लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला पॉइंट कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गिद्दीदार चोटी जिसको हम सैंडल पीक कहते हैं कहां स्थित है? बताइए अंडमान निकोबार द्वीप में सैंडल पीक है जो कहां अवस्थित है? याद रखिए उत्तरी अंडमान में। कहां अवस्थित है जी? याद रखिए उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। और देखिएगा ये बार बार एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन से, याद रखिएगा ये सब बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सब क्वेश्चनों पर। आगे देखिएगा नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा नीलगिरी जो पर्वतमाला है वो किस राज्य में अवस्थित है? याद रखिए तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में जी? याद रखिए तमिलनाडु राज्य में। याद रखिए नीलगिरी पर्वतमाला अवस्थित है। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि दक्षिणी भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है? बताइएगा दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन है जी? याद रखिए दोदा बेटा, जिसको क्या बोलते हैं, दोदा बेटा, ठीक है। दोदा बेटा की ऊंचाई कितना है? याद रखिए 2637 मीटर ऊंचा है। और याद रखिए नीलगिरी का सबसे सर्वोच्च शिखर है। ये किसका शिखर है जी? याद रखिए नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? याद रखिए अनाईमुडी हो जाएगा। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन हो जाएगा? याद रखिए अनाईमुडी हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा जिसका ऊंचाई कितना है? याद रखिएगा
2695 मीटर है और अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है, ये पहली हो गया, याद रखिए दक्षिणी भारत का पहली सर्वोच्च शिखर हो गया। अब दूसरी हो गया कौन, दोदा बेटा हो जाएगा। दूसरी कौन हो जाएगा जी, याद रखिए दोदा बेटा हो जाएगा। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन से, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन से, यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या करा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है जी, याद रखिए अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी याद रखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, याद रखिए। देखिएगा धूपगढ़ चोटी अवस्थित है, यहाँ पर देखिएगा क्या करा है, धूपगढ़ चोटी अवस्थित है। कहां अवस्थित है, याद रखिए सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा रेंज में याद रखिएगा धूपगढ़ चोटी स्थित है, ठीक है। आगे देखिएगा महादेव पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का भाग है। महादेव पहाड़ियां हैं जो किस पर्वत श्रेणी का भाग है जी, याद रखिएगा सतपुड़ा का, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, याद रखिए जंको तेवेई जो कि जापान के थी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, याद रखिए जंको तेवेई थी। आगे देखिएगा, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी है जो किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है, याद रखिएगा धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच अवस्थित है। धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। आगे देखिएगा, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, बताइएगा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है जी, नामचा बरवा। कौन सा हो जाएगा, नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश की तिब्बत सीमा पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा, नागा खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है। बताइएगा नागा खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है कहां, याद रखिए पूर्वांचल पर्वतमाला में। नागा खासी और गारो पहाड़ियां अवस्थित है, याद रखिए पूर्वांचल पर्वतमाला में। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या करा, कौन सा पठार अरावली तथा बिंद पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है। कौन सा पठार है जो अरावली तथा बिंद पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है, याद रखिए मलाबार पठार। कौन सा पठार जी, याद रखिए मलाबार पठार हो जाएगा। कौन सा पठार, याद रखिए मलाबार पठार हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, प्रॉपर तरीका से जान लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहां पर कह रहा है कि देखिएगा कि नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है। बताइए नंदा देवी चोटी है जो हिमालय के किस भाग में अवस्थित है, रखिए कुमायूं हिमालय में स्थित है। किस हिमालय में जी, रखिए कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल पर्यायवाची है, याद रखिए मध्य हिमालय का। हिमाचल किसका पर्यायवाची है जी, याद रखिएगा मध्य हिमालय का, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट कह रहा है कि आरावली श्रेणियों किस राज्य में स्थित है। आरावली जो श्रेणी है वो किस राज्य में अवस्थित है, याद रखिए राजस्थान में अवस्थित है। और सबसे पुराना पर्वतमाला कौन है जी, याद रखिएगा अरावली श्रेणी होगा। और सबसे नया पर्वतमाला हिमालय हो जाएगा। हिमालय हो जाएगा जो कि सबसे नया पर्वतमाला हो जाएगा। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या करा है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच मध्य कौन सा स्थित है, याद रखिए सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी याद रखिए नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। ये हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या करा है, सब लोग क्या करेंगे, अगला पॉइंट पर ध्यान देंगे। यहां पर अगला पॉइंट आप लोग के सामने क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। यानी कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित कौन है जी, याद रखिए नीलगिरी पहाड़ियां। कौन स्थित है, याद रखिए नीलगिरी पहाड़ियां अवस्थित है। ये आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। प्रॉपर तरीका से आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा के लिए जान लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है। उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, तरीके नंदा देवी। कौन सा हो जाएगा, तरीके नंदा देवी हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए नंदा देवी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, तरीके नंदा देवी हो जाएगा। अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, याद रखिए मध्य मायोसीन से निम्न प्लेस्टोनिस काल में तक, याद रखिए मध्य मायोसीन से निम्न प्लेस्टोनिस काल तक हुआ था। अगला पॉइंट है कि अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है जी, तरह गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तरह गुरु शिखर हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, देखिएगा पश्चिमी घाट क्या है। पश्चिमी घाट क्या है जी, तरह एक भ्रंश कगार है। क्या है जी, तरह एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट है, याद रखिए एक क्या है जी, भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है, याद रखिए एक भ्रंश कगार है।
अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट कह रहा है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ताकि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ताकि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या करा है यहाँ पर, अगला पॉइंट क्या करा है सब लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो रखिए अनाई मुडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तो रखिए अनाई मुडी हो जाएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो रखिए अनाई मुडी हो जाएगा, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा सब लोग ध्यान देंगे और आप लोग बताएंगे सेशन कैसा लग रहा है। सभी लोग का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ये सेशन कैसा लग रहा है जो जी। सभी लोग यहाँ पर बताएंगे कि सेशन कैसा लग रहा है जो। ठीक है, सभी लोग का यहाँ पर जवाब आना चाहिए कि सेशन कैसा लग रहा है जो। ठीक है, अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, सभी लोग जरूर बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है जी, देखिए अरावली हो जाएगा। देखिएगा भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन हो जाएगा, तो देखिए अरावली हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए, देख सकते हैं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है जी, तो बताइएगा निम्न में से कौन है जो सबसे प्राचीन पर्वत है, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। देख सकते हैं आरआरबी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा है, सभी लोग को आगे ध्यान देना है यहाँ पर। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या करा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, देखिए महेंद्रगिरी, यानी कि पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम है। अगला पॉइंट देखिएगा, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है, याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। याद रखिए पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलित स्थल कौन सी होगा, कौन सी पहाड़ी हो जाएगा, तो नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है, याद रखिए कार्डेमम। याद रखिए भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है, तो कार्डेमम हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, कार्डेमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं में स्थित है। कार्डेमम जो पहाड़ी है किन राज्यों की सीमाओं में स्थित है, याद रखिएगा केरल एवं तमिलनाडु सीमाओं में स्थित है। कौन सी सीमाओं में जी, याद रखिएगा केरल एवं तमिलनाडु सीमाओं में स्थित है। ठीक है, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, प्रॉपर तरीका से जान लीजिएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करा है, आगे सब लोग बताएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन से जी याद रखिए, क्वेश्चन के साथ आप लोग को तैयारी करवाएंगे। ठीक है, क्या करा, कार्डेमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है, यानी कि कार्डेमम पहाड़ियां हैं जो जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन है जी, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। कौन हो जाएगा, याद रखिए केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा यहाँ पर देखिएगा, आगे क्या करा सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या रहा है कि कार्डेमम ज्ञान की बात है, कार्डेमम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है, यानी कि कार्डेमम पहाड़ियां पर याद रखिएगा इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है, हमेशा याद रखिएगा। इसी कारण इन्हें संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यह उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से, उत्तर पूर्व में पलनी पहाड़ियों से तथा दक्षिण में अगस्तमालाई पहाड़ियों से जुड़ी हुई है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इतना देखिएगा। अगला पॉइंट कर रहा है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, याद रखिए पारसनाथ हो जाएगा। याद रखिए छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है जी, याद रखिए पारसनाथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, और सेशन को लाइक करते रहेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या करा सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं। गिरनार जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ स्थित है, याद रखिए बिहार में स्थित है। गिरनार जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ स्थित है, तो हमेशा याद रखिए बिहार में स्थित है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है, याद रखिए बिहार में स्थित है। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है जी, याद रखिए सैंडल पीक। याद रखिए सैंडल पीक हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सैंडल पीक हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में आया है। याद रखिए बहुत बार
ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, यहाँ पर करा नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है जी? याद रखिए सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणियां स्थित है। याद रखिए नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है? याद रखिए सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणियां स्थित है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी है जो किस राज्य में स्थित है? तदकिया राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तदकिया राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, शिवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा, शिवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? करके तमिलनाडु में स्थित है। शिवराय पहाड़ियां याद रखिए तमिलनाडु में स्थित है। शिवराय पहाड़ियां याद रखिए तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखिए छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? एक संप्राय भूमि है। कैसा है जी? एक संप्राय भूमि है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा छोटा नागपुर का जो पठार याद रखिए किस प्रकार का है? याद रखिए एक संप्राय क्या है? भूमि है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्या करा है, सभी लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। बताइएगा पारभूमि कहां पाई जाती है? पारभूमि कहां पाई जाती है? छोटा नागपुर में। अगला पॉइंट क्या करा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। याद रखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो रखिएगा सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, प्रॉपर तरीका से जान लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर अगला पॉइंट क्या करा है, यहाँ पर अगला पॉइंट करा है कि हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं। यहाँ पर देखिएगा चोटी का नाम दिया हुआ है, इधर समुद्र सतह से ऊंचाई इसका भी दिया हुआ है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है जी? याद रखिए 8,848 मीटर। केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितना है? याद रखिए 8,111 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई कितना हो जाएगा? याद रखिए 8,598 मीटर। आगे देखिए होत्सेबन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8,501 मीटर। मैकाल की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तर्किया 8,481 मीटर। धौलागिरी की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8,172 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। ये सब समुद्र सतह से ऊंचाई है। ठीक है, ये सब याद रखिए समुद्र सतह से ऊंचाई है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। आगे देखिएगा अगला पॉइंट क्या करें, मानसल की ऊंचाई कितना है? याद रखिए 8,156 मीटर। आगे देखिए चोया का ऊंचाई कितना है? ये 8,153 मीटर। गोसाइथन का ऊंचाई 8,013 मीटर। नंदा देवी की याद रखिएगा 7,817 मीटर। कामित की याद रखिएगा 7,756 मीटर। ये सब पर ज्यादा नहीं ध्यान दीजिएगा, एक दो थोड़ा याद रखिएगा। केटू की याद रखिएगा और गॉडविन ऑस्टिन ये सब की याद रखिएगा। ठीक है, नामचा बरवा की ऊंचाई याद रखिएगा 7,755 मीटर। गुरुल्ला मन धाता की ऊंचाई कितना है? 7,728 मीटर। ये सब क्या है? याद रखिएगा चोटी की ऊंचाई का नाम ऊंचाई है। ये सब चोटी का नाम क्या है? ऊंचाई है। त्रिशूल की बताइएगा 7,140 मीटर ऊंचाई। बद्रीनाथ याद रखिए 7,138 मीटर। ठीक है, तो ये सबको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आगे क्या करा जो यहां पर अगला पॉइंट क्या करा है, भारत के प्रमुख हिमनद। इधर हिमानी के नाम दिया हुआ है, इधर स्थिति है, इधर लंबाई किलोमीटर है। बताइएगा सियाचिन हिमानी कहां स्थित है जी? याद रखिए काराकोरम में। याद रखिए 75 मीटर इसका लंबाई है, 75 किलोमीटर। सासैनी याद रखिए काराकोरम पर बना है, 68 किलोमीटर है। हिस्परा याद रखिए काराकोरम हो जाएगा 61 किलोमीटर। ये सब पर ज्यादा नहीं ध्यान दीजिएगा। बियाफो याद रखिए काराकोरम पर स्थित है, याद रखिए 60 किलोमीटर है। और बलतारो याद रखिए काराकोरम पर स्थित है, 58 मीटर है। चुमाल लंगमा याद रखिए काराकोरम पर स्थित है, 50 मीटर, 50 किलोमीटर लंबाई है। ये आप लोग याद रखिए, इतना ध्यान नहीं दीजिएगा इस पर। जो पॉइंट रहता है ना उस पर ध्यान दीजिएगा, जो वन लाइनर पॉइंट रहता है ना उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रूपल याद रखिए कश्मीर में स्थित है, ये पर याद रखिएगा 1600 मीटर, 16 किलोमीटर हो जाएगा। दियामर याद रखिए कश्मीर हो जाएगा 11 किलोमीटर। ये सब पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ये सब इतना नहीं पूछा जाता है, इतना घूस कर। देखिएगा क्या करा अगला पॉइंट कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो रखिए 8,848 मीटर। ये आप लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीका से जान लेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे क्या करा, कोडाइनकाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? याद रखिए पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगला पॉइंट क्या करा, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? याद रखिए केरल राज्य में। सबरीमाला याद रखिए केरल राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट क्या करा, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? याद रखिए हिमालय पर्वत से स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर याद रखिएगा हिमालय पर्वत स्थित है। हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चुमा
लंगमा के नाम से भी जाना जाता है। तो रखिए माउंट एवरेस्ट को याद रखिए, माउंट एवरेस्ट को याद रखिएगा सागरमाथा और चोमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत शिखर है जी, बताइएगा। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है, याद रखिए अरावली पर्वत शिखर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या करा है, कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच अवस्थित है, कश्मीर घाटी एवं डल झील किसके बीच स्थित है, सभी बताएंगे। कश्मीर एवं घाटी तथा डल झील किसके बीच स्थित है, याद रखिए बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है, हमेशा याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू अर्थात गॉडविन स्टीन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, याद रखिए काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा देखिएगा, यहाँ पर पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तीसरा टॉपिक आप लोग के सामने आ गया जी, तीसरा टॉपिक आप लोग के सामने आ गया, भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और याद रखिए एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इससे आ जाता है। ठीक है, एग्जाम में याद रखिएगा 1 से 2 प्रश्न इससे आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़िएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग को फीडबैक जरूर देना है कि कैसे लग रहा है क्लास जो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को फीडबैक जरूर देना है कि कैसे लग रहा है क्लास जो। ठीक है, चलिए यहां पर शुरू करते हैं भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे के बारे में। ठीक है, देखिएगा यहां पर क्या है जो, सभी लोग यहां पर देखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट यहां पर पढ़ेंगे जी। देखिएगा क्या है पहला पॉइंट, यहां पर पहला पॉइंट क्या कर रहा है, जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, जो जिला जो दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है, तरह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो जिला दर्रा याद रखिए किस राज्य में स्थित है, तरह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला पॉइंट देखिएगा, जो जिला दर्रा किसे जोड़ता है जी, तरह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला पॉइंट है कि नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तरह सिक्किम राज्य में। नाथुला और जलेपला दर्रा याद रखिए सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या करा, सभी लोग को यहां पर देखना है। ठीक है, सभी लोग को यहां पर देखना है। यहां पर देखिएगा पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है जी, याद रखिए तमिलनाडु और केरल को याद रखिए पालघाट दर्रा जोड़ता है। आगे देखिए तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, याद रखिए म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा याद रखिए भारत को म्यांमार से जोड़ता है, ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा सभी लोग आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है जी, तरह अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। आगे देखिएगा पाल घाट दर्रा किन श्रेणियों के मध्य स्थित है, तरह नीलगिरी और अन्नावालाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा सियाचिन है, जो बताइएगा भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ठीक है, ये आप क्या कीजिएगा, सियाचिन है जो हमेशा याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमांत क्या है, हिमनदी सीमांत क्षेत्र है, हमेशा याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, कह रहा कि किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था, तदरके खैबर दर्रे। कौन सा दर्रा, तदरके खैबर दर्रा हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया जी, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था, याद रखिएगा खैबर दर्रा हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा, आगे आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहां पर आप लोग को आगे ध्यान देना है। यहां पर अगला पॉइंट क्या करा है कि कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे हैं, याद रखिए देवसा और रोहतांग हो जाएगा। कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे कौन है, याद रखिए देवसा और रोहतांग हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रा के नाम बताइए। यानी कि उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रा का नाम क्या है, तो पहला हो जाएगा माना दर्रा, तो दूसरा क्या हो जाएगा मांगसाधुर दर्रा, तीसरा की बात करें मोलिंगला दर्रा, और चौथा की बात करें तो याद रखें नीति दर्रा हो जाएगा। ये सबको क्या कीजिएगा, याद रखें माना दर्रा हो जाएगा, दूसरा मांगसा धूर दर्रा हो जाएगा, तीसरा याद रखिए मुलिंगला दर्रा हो जाएगा, चौथा नीति दर्रा हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ता है। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या करा, यहाँ पर अगला पॉइंट करा कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। खैबर दर्रा है जो कहाँ अवस्थित है, याद रखिए पाकिस्तान में अवस्थित है। खैबर दर्रा याद रखिए पाकिस्तान में अवस्थित है, हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं। खैबर दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है, खैबर दर्रा है जो किन 2 देशों को जोड़ता है जी, याद रखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है।
खैबर दर्रा याद रखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, ये हमेशा क्या कीजिएगा याद रखिएगा, ये हमेशा क्या कीजिएगा जी याद रखिएगा, खैबर दर्रा याद रखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, ये हमेशा क्या कीजिएगा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा, सिपकीला दर्रा या बरालाचा या पचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है, यानी कि सिपकीला, बरालाचा और पचाला दर्रे हैं जो किस राज्य में स्थित है, याद रखिए हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में, याद रखिए हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए, ये आप लोगों को क्या होना चाहिए जी, पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या करा है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन से, ठीक है पॉइंट नहीं है क्वेश्चन से, देखिएगा क्या करा है यहाँ पर, कह रहा है कि क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन है जो सुमिलित नहीं है। तो देखिए सिपकीला दर्रा याद रखिए हिमाचल प्रदेश में रहेगा, लिपुलेख दर्रा याद रखिए उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, लिपुलेख दर्रा है जो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहेगा। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं है, याद रखिएगा किसके किसके बीच है जी, चीन सीमा, भारत और चीन सीमा के बीच स्थित है, याद रखिएगा भारत और चीन सीमा के बीच स्थित है, और याद रखिए उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, याद रखिए उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा याद रखिए उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखिए नाथुला दर्रा याद रखिए सिक्किम में स्थित है, और याद रखिए जोजिला दर्रा याद रखिए कश्मीर में स्थित है। तो सबको क्या कीजिएगा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर नीचे डिस्कशन भी दे देता है, यहाँ पर डिस्कशन क्या देता है देखिएगा, कह रहा है कि लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश राज्य में, अतः सही उत्तर विकल्प बी हो रहेगा, शेष सभी विकल्प सही सुमिलित हैं। चलिए आगे देखिएगा, बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, याद रखिए जम्मू कश्मीर में, बुर्जिला दर्रा याद रखिए जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आगे देखिए नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है जी, नाथुला जो दर्रा है किन दो देशों को जोड़ता है, याद भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। आगे देखिए सिपकीला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है, सिपकीला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है, याद रखिए सतलज नदी घाटी में पड़ता है, सिपकीला दर्रा याद रखिए सतलज नदी घाटी में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा है, आगे आप लोग क्या करेंगे ध्यान देंगे, और सेशन को आप लोग लाइक करिए, नहीं कर रहे हैं सेशन को लाइक करेंगे, ठीक है सेशन को आप लोग लाइक करते रहिए, ठीक है इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। देखिएगा क्या करा, सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है एक का दर्रा याद हो जाएगा, ठीक है एक का दर्रा याद रखिए याद हो जाएगा आप लोग को। देखिए क्या करा है यहाँ पर, कह रहा है जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है, दरके बनिहाल दर्रे को याद रखिए जवाहर सुरंग के नाम से दिया गया, ये आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है जी, याद रखिए थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा याद रखिए नासिक और मुंबई को जोड़ता है। आगे देखिएगा थालघाट, पालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है, थालघाट, पालघाट और भोरघाट जो दर्रे हैं किस पर्वतमाला में स्थित है, याद रखिएगा पश्चिमी घाट में स्थित है। किस में स्थित है जी, तथा के पश्चिमी घाट में स्थित है। अगले देखिएगा आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था, आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था, तथा के खैबर दर्रा से, याद रखिए आर्यों ने खैबर दर्रा से होकर क्या किया, भारत में प्रवेश किया था, और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सवाल, ये बहुत बार याद रखिए एग्जाम में आ चुका है सवाल। आगे देखिएगा बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है, बोमडीला जो दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडीला जो दर्रा याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। आगे देखिएगा आफिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, याद रखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी में याद रखिए आफिला दर्रा स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में याद रखिएगा आफिला दर्रा स्थित है। आगे देखिएगा आगे आप लोग को ध्यान देना, ठीक है आगे आप लोग को क्या करना ध्यान देना, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या करा, आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है, आफिल दर्रा है जो किन दो देशों को जोड़ता है जी, याद रखिए भारत और चीन को जोड़ता है। आफिल दर्रा याद रखिए भारत और चीन को जोड़ता है, हमेशा याद रखिए आफिल जो दर्रा है भारत और चीन को जोड़ता है, आफिल दर्रा है याद रखिए भारत और चीन को जोड़ता है, हमेशा क्या कीजिएगा याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है, चांगला जो दर्रा है किस किस को जोड़ता है जी, याद रखिए लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, चांगला जो दर्रा है याद रखिए लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, चांगला दर्रा है जो याद रखिए किस किस को जोड़ता है, याद रखिए लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। आगे देखिए दिहांग दर्रा, दिहांग दर्रा किस राज्य में है, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, दिहांग दर्रा याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, दिहांग दर्रा याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे देखिए रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, याद रखिए रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, रोहतांग दर्रा याद रखिए हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, रोहतांग दर्रा याद रखिए हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे देखिए जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, याद रखिए पीर पंजाल जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, याद रखिए पीर पंजाल जोड़ता है, ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या करा है,
यहाँ पर अगला पॉइंट कह रहा है कि थांगला दर्रा कहाँ स्थित है। थांगला जो दर्रा है वो कहाँ स्थित है, याद रखिए लद्दाख, जो कि कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन है जो एक सुमिलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन है जो सुमिलित नहीं है। नाथुला दर्रा बिल्कुल याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में, गलत बात है, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है जी, गलत है। लिपुलेख दर्रा बिल्कुल उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा याद रखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पालघर दर्रा केरल में स्थित है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा डिस्कशन भी दे दिया, ठीक है, यहाँ पर डिस्कशन भी दे दिया है। क्या करा है कि दिए गए दर्रों तथा उनसे संबंधित राज्यों का सुविलय निम्नानुसार है। नाथुला दर्रा याद रखिए सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा याद रखिए सिक्किम राज्य में स्थित है। लिपुलेख याद रखिए उत्तराखंड में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। पालघाट केरल, ये सब याद रखिए। यहाँ पर दे देता है डिस्कशन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। यहाँ पर पढ़ेंगे भारत की नदियां के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी, याद रखिए भारत की नदियां के बारे में पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक है, चौथा टॉपिक याद रखिए भारत की नदियां के बारे में पढ़ेंगे। और क्या करेंगे सभी लोग, भारत की नदियां के बारे में शुरू करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सेशन को शेयर कर लेंगे और चैनल को सभी लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और याद रखिएगा इसको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा।